अस्सलाम वालेकुम साहिबो, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जर्नैलों के घरों के अंदर छापे मारे जा रहे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है। नोटिफिकेशन होने से पहले और एक्सटेंशन होने से पहले ये लड़ाई झगड़ा फसाद क्यों है, इसका तल्लक पनामा लीक से है, उस वक्त के DGMI से है, DGISI से है। सोहेल अफरीदी का फिर अगला प्लान और मंसूबा क्या है। बनी गाला जो है वो आग लग चुकी है। बदमाश रियासत का अफसोसनाक वाक़या मैं आखिर पे बयान करूँगा, इसको आपने मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर ज़रूर सुनना है। पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर सकता, ये तमाम आज के हमारे पहलू हैं। देखिए, आज रात 12 बजे तक कहते हैं नोटिफिकेशन ना हुआ तो फिर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक फील्ड मार्शल को रिटायर्ड तस्वर किया जाएगा, और नोटिफिकेशन के बगैर अगर वो रहेंगे तो उन्हें इल्लीगल एक डिक्टेटर के तौर के ऊपर फील्ड मार्शल समझा जाएगा। अब नोटिफिकेशन तो कानूनी माहिरीन पहले से बता चुके हुए हैं कि होना चाहिए और होगा तो इनको एक्सटेंशन मिलेगी। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने खुद से कहा कि हाँ, नोटिफिकेशन जो है अशद ज़रूरी है। सवाल ये है कि अब तक हुआ क्यों नहीं, इसके पसे पर्दा है क्या। मैंने इससे पहले एपिसोड में आपको ख्वाजा आसिफ, DGISPR अहमद शरीफ के हवाले से चीज़ें सामने रखी थी, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बताया था, और ये भी कह दिया था कि ये नोटिफिकेशन लेना आर्मी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है और फील्ड मार्शल के लिए। लेकिन उसके बावजूद अगर आप इस बात को बागौर देखें तो हम तो ये भी कहते रहे ना कि इस मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ी हमाकत मसला है ना, मसला कश्मीर से भी बड़ा मसला है। पूरी दुनिया के जितने मसाइल हैं उनमें से सबसे बड़ा मसला है वो ये है साहिबों के, ये आर्मी चीफ क्यों बना, क्यों बने नहीं, क्यों बना, मैं कब बनूंगा, इसे एक्सटेंशन क्यों मिली, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा हक क्यों मारा गया, और ये फील्ड मार्शल क्यों बन गया। फील्ड मार्शल बन के जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा भी खुद लेगा, फील्ड मार्शल भी ये बन गया, तमाम चीफ्स का हेड बन गया। मेरा क्या होगा, हमारा क्या होगा। ये है साहिबो सारी जंग, और इस जंग का आगाज़ तब होता है जब आर्मी चीफ लगाया जाता है। इसके मैंने 2 हल बताए थे। एक तो ये कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 ही होनी चाहिए जितने अरसे के लिए वज़ीर आज़म है। दूसरा कि ये अपना आर्मी चीफ सारी चीज़ें जो हैं वो खुद से लगाएं, इन्हें सियासतदानों से, सदर वज़ीर आज़म से पूछना ना पड़े। उसकी वजह क्या थी साहिबो कि जब ये 3 साल इनके ख़त्म होने वाले होते हैं ना, चौथे साल में वज़ीर आज़म को फारग कर देते हैं, इसलिए कि हम नए वज़ीर आज़म को लेके आएँ, वो मुझे एक्सटेंशन दे दे। तो यही वजह है पाकिस्तान की साहिबो 78 सालों में आज तक या तो वज़ीर आज़म को मार दिया गया या फिर उनको 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए। तो फिर क्या होता था कि उन्हें एक्सटेंशन चाहिए होती थी, नया चीफ लगाने की बात आती थी तो लॉबिंग होती थी। अब एक मामला हल हो गया है 26वीं आईनी तरमीम के अंदर, और 27वीं में के जो भी आर्मी चीफ लगेगा उसकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल के लिए होगा, विच इज़ गुड। अब जो 26वीं आईनी तरमीम की गई उसमें बुरा क्या हुआ, 5 साल तो हो गए, उसमें कमेटी इजलास बुलाया, कौमी सलामती कमेटी का, ये जो भी इजलास होता है काबीना पार्लियामेंट का, तो उस कमेटी के इजलास के अंदर फैसला कर दिया गया जी कि हम मुद्दत मुलाजमत 5 साल की करते हैं। फिर अगली तरमीम हो गई, उससे अगली 28वीं का भी सोच रहे हैं। तो उसमें जो फील्ड मार्शल साहब थे उन्हें अब 2027 तक रहना पड़ेगा, लेकिन नोटिफिकेशन तो चाहिए। अब देखें तो जहां DGISI होते हुए आसिम मुनीर को इमरान खान साहब ने ओहदे से फारिग किया था और जनरल फैज़ हमीद को लगाया था, वहीं पे थोड़ा सा और माजी में जाएं। ये जब फिर कोर कमांडर हुआ करते थे, जब मियाँ साहब ने कहा था वोट को इज्जत दो का नारा, ये जनरल आसिम मुनीर साहब ने इनको कहा था। लेकिन उससे पहले कुछ और भी हुआ था। उससे पहले साहिबो ये हुआ था कि ये जब DGMI थे तो मुशर्रफ दौर के जो पुराने केसेस थे, जनरल आसिम मुनीर ने, नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो तब इन्होंने ये खुलवाए थे और सारा कुछ किया था। साने मॉडल टाउन जो था वो भी उसी टेन्योर के अंदर था। ये जब DGISI थे तो उस दौर में पनामा आया था, हर चीज़ें तो तब भी ये ख़राब थी। तो कहने की बात ये है कि ये एक दूसरे को पुराना जानते हैं और पुराने दुश्मन आज के दोस्त बन चुके हुए हैं। और वहीं पे अब बाकी जर्नैल ये सोच रहे हैं कि मैं कब बनूंगा आर्मी चीफ, ये फील्ड मार्शल भी है, ये बंदा नया आर्मी चीफ भी नहीं लगा रहा,
दूसरा, ये जॉइंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा भी 27 नवंबर से 2 दिन पहले से ख़त्म करवा चुका है और वो ओहदा भी इसी बंदे के पास होगा, तो ये बात तो बाकियों को हजम नहीं होगी। जैसे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर एक पॉलिटिक्स है ना कि मैं जीतूं, मैं इलेक्शन लड़ूं, मेरी हुकूमत बने, मैं वज़ीर आज़म बनूं, मैं सदर बनूं, ऐसे ही पाकिस्तान की आर्मी वाहिद वो इदारा है जिसके अंदर ये कंपटीशन होता है और पॉलिटिक्स से 10 गुना ज़्यादा होता है। मैं बनूं क्यों, उसमें देखें ना अरबों रुपए की करप्शन फिर आती है, पापा जॉन्स के पिज़्ज़े आते हैं और बेशुमार चीज़ें होती हैं। तो अब देखिए कि साबिक DGISI नदीम अंजम जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद की रिप्लेसमेंट हुए थे और उनको लगता था कि ये भी बाजवा के बंदे हैं। जिसको ये शक की निगाह से देखते हैं, इस वक्त MI और ISI के आपस में फड्डे हैं, ये डक्की भाई फलाना भाई, कुछ स्टोरियां हैं मेरे पास, टाइम आने के ऊपर मैं करूँगा, जिसमें 2.5 अरब रुपए की करप्शन और इस तरह की चीज़ों के हालात भी शामिल हैं। ये नेशनल क्राइम एजेंसी NCCA, MI और ISI का आपस में प्रॉब्लम क्या, और यूट्यूबर को, टिकटॉकर्स को ये पकड़ते क्यों हैं, और ये क्रिप्टो का क्या मामला है, इसमें बेशुमार चीज़ें सामने आएंगी। कहने की बात यह है कि DG साबिक ISI जो हैं नदीम अंजम के घर कहते हैं उसी तरह से जैसे तरीके इंसाफ और बाकियों के घरों में जाके छापे मारते थे, तोड़ फोड़ होती थी, उसी तरह से किया, लैपटॉप तोड़े, बाकी चीज़ें हुई। तो ये बीच में लॉबिस बनी हुई हैं, बातें ऐसी हो रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हुआ, ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो ये जर्नैलों की जो आपस की लड़ाई है, थोड़ी है, ज़्यादा है, जैसी कैसी भी है, उसकी वजह ये है साहिबो, साडा हक इत्थे रख। अब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, सारे लोग, मरियम साहिबा, आसम मुनीर तो एक पेज पे हैं, सादा अक्सरियत भी इनके पास है, ये जो चाहें कर सकते हैं। अब एक तरफ ये हैं और पीपल्स पार्टी वाले हैं और दूसरी जानिब PTI वाले हैं। तो अब तो पीपल्स पार्टी भी जो है वो खामोश है ना, पीपल्स पार्टी देखे ना, सांप सूंघ गया आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के बाद। तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून और आसम मुनीर तो एक पेज में है, बाकी जर्नैल जो हैं वो तो PTI दूसरी तरफ है। तो क्या वो इमरान खान की सपोर्ट करेंगे या कुछ और चीज़ करेंगे? तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें और इसका अंदाज़ा करें तो इन हालात से इस बात का हमें इदराक होता है कि ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है, इसमें जो ताहीर है और चीज़ें हैं, जो जिस नोटिफिकेशन का इंतज़ार है, ये नोटिफिकेशन उनको चाहिए। लेकिन मैं अपनी पहली बात के ऊपर ताहाल कायम हूँ कि इनको नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब से नोटिफिकेशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर इन्होंने सारा कुछ, ये इनको पता है नवाज शरीफ साहब से आना है इस मामले में, शहबाज शरीफ कुछ नहीं कर सकते, कि जिस दिन इन्होंने ये नोटिफिकेशन करके एक्सटेंशन दे दी उसके बाद आसम मुनीर साहब को इनसे कुछ नहीं चाहिए। ये टिश्यू हैं, टॉयलेट वाले टिश्यू, जब लोग टट्टी करके सफाई करके फेंक देते हैं, फ्लश कर देते हैं, उन्हें ये पता है कि जब इनको ये बात दे दी जाएगी तो उसके बाद हमारी वैल्यू नहीं रहेगी। तो अब ये सोच रहे हैं कि हम नया चीफ लेके आ जाएं, या सोच रहे होंगे, ऐसा हो सकता है, मेरी एक सोच है। तो लिहाजा ये नोटिफिकेशन का होना कानूनी और आईनी एतबार से ज़रूरी है, लेकिन इस मुल्क के अंदर वो कब होगा, कैसे होगा, वहीं पे एक नुक्ता साहिब वो एक और बड़ा ज़रूरी है। आप देखें, इस मुल्क के अंदर कानूनी काम को गैर कानूनी काम से करके ना तरीके से फ़ख्र महसूस किया जाता है। आप उसमें 26 नवंबर की मिसाल देखें, मुरीदके का वाक़या देख लें, लोगों को मार के इमरान खान के ऊपर इवन गोलियां चला के अपने आप को ताकतवर साबित किया गया। तो यहाँ पे कानूनी काम को गैर कानूनी तरीके से करना फ़ख्र महसूस किया जाता है, डराया जाता है कि देखो हम कुछ भी कर सकते हैं जो आपका जहन भी सोच नहीं सकता। तो वहाँ पे नोटिफिकेशन हो या ना हो, कौन सी अदालतें हटाएंगी? जब तक इदारे के अंदर से कुछ लोग ना बोलें, चीज़ें ना करें, उस वक्त तो मामला हो नहीं सकता। अपने इदारे के खिलाफ भला कोई बोलता है? अपने आप को भला कोई गाली देता है? अपने मफादात का जो तहफ़्फ़ुज़ होता है वो तो वही करेंगे, अपने मफादात के ख़िलाफ़ तो वो नहीं जाएंगे। लेकिन नोटिफिकेशन कानूनी और आईनी तौर के ऊपर चाहिए, मगर उसके बावजूद ना भी मिला तो ये रहेंगे। जब ज़रूरत होगी तो नोटिफिकेशन ख्वाजा आसिफ से और शहबाज शरीफ साहब से करवाना कौन सा मुश्किल काम है? हाँ, अगर कुछ और पसे पर्दा हो रहा है, ये जो जर्नैलों की लड़ाई है आपस में, तो उसमें देखेंगे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल जो है उसमें नोटिफिकेशन ताहाल चाहिए। कब होगा ये हम देखेंगे। लेकिन सोहेल अफरीदी ने नया लाएअमल दिया है, ये बातें भी उनके कानों से धुआं निकाल रही हैं, आंखें सुर्ख हो चुकी हैं, नाक बह रहे हैं इनके। और सोहेल अफरीदी जो हैं वो इस सिस्टम को इमरान खान की तरह जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं। और अगर देखें तो एक दफ़ा इस सिस्टम को इमरान खान ने एक्सपोज किया
اور اب میں ہر جمعرات اپنے لیڈر سے ملاقات کے لیے ڈیالہ جیل جاتا ہوں، لیکن عدالتی احکامات کے باوجود ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ اب میں اس نظام کو بری طرح ایکسپوز کر رہا ہوں، یہ سہیل افریدی کہہ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی پریس کانفرنس اور کہا منگل 2 دسمبر صاحب، یہ بڑا اہم ہے، یہ منگل 2 دسمبر کو تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹیرینز ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے اور وہاں سے ڈیالہ روانہ ہوں گے۔ سہیل خان افریدی دیکھیں، تمام پارلیمنٹیرین میں سے اگر ہم ایم این اے کو ہی رکھیں گے نا، جو فارم 45 کے تحت ہار بھی گئے یا فارم 45 کے تحت جیتے بھی، ان کی تعداد کوئی 85 سے 90 بنتی ہے، اور پھر مقامی لوگ نکل آئیں، پھر ایم پی ایز ہیں، یہ لوگ لیں، یہ تو ہزاروں لوگ بن جائیں گے، اور 300 کے قریب تو یہی بن جائیں گے ایم این اے اور ایم پی ایز اور جو لوگ آتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ہائی کورٹ کے باہر، اڈیالہ جیل کے باہر جا کے وہاں دھرنا دے کے احتجاج کر کے کسی نہ کسی حد تک یہ پریشر ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اور جو سہیل افریدی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ایکسپوز کریں گے، بے شک انہوں نے اس دن دھرنا دے کے ایکسپوز کیا، لیکن یہ نظام اتنا بے شرم اور بے غیرت ہو چکا ہے، انہوں نے کیا کیا چیزیں نہیں کی، کیا کیا برداشت نہیں کیا۔ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، اس کے اوپر ان کے حوالے سے کیا کیا لکھا جاتا ہے، تو انہیں تو شرم نہیں آتی۔ آپ تو ایکسپوز کرتے رہیں گے، ان کی تو کرپشن پیسے سامنے آ گئے، کیا کیا چیزیں سامنے نہیں آئی، تو انہیں تو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہیں جو چاہیے اگر وہ مل رہا ہے تو اس کے بدلے میں یہ بے عزت ہو جائیں، ننگے اور گنجے ہو جائیں، یہ برہنہ ہو جائیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن آپ جو کچھ کر رہے ہیں سہیل افریدی صاحب، وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور یہی چیزیں کرنے سے ہی کچھ ہوگا۔ اگر نواز شریف صاحب جو کہتے تھے لوگ ان کو قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایئرپورٹ پہنچے، پیچھے کوئی نہیں تھا، وہ نواز شریف جب کہنا شروع ہوئے ووٹ کو عزت دو، اور جرنیلوں کا جنرل فیض امین ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کا نام لیا تھا، یہ لیٹ گئے تھے سارے۔ میں نے آپ کو بیان کیا، ان سب نے ان سے معافیاں مانگی تھی۔ جنرل باجوہ تھے، یہ آصف غفور صاحب تھے، وہ پاپا جانز پیزا والا بندہ تھا جو کور کمانڈر رہے ہیں ادھر، اس کے بعد یہ کمران خان صحافی تھے، اور بھی بے شمار لوگ ہیں۔ یہ 2 سٹار اور 3 سٹارز نے معافی مانگی تھی، یہ سارا کچھ کیا تھا، تو عمران خان کے ساتھ تو لوگ ہی بے شمار ہیں۔ 2 جلدی سے اور اہم نکتے ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ ایک تو بنی گالا آگ کی زد میں آ چکا ہے، اور بنی گالا میں عمران خان کی رہائش گاہ کے بالکل قریب ایک بار پھر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ عمران خان کی رہائش گاہ پر تعینات سٹاف اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ یہ آگ اس سردی کے موسم میں، گھاس بھی پتہ نہیں کیسا ہوگا، کس طرح کے حالات ہوں گے، یہ کیسے لگ گئی؟ اور بجھانے کے لیے فائر فائٹرز کوئی نہیں گئے، چونکہ عمران خان کا گھر ہے، چونکہ وہ بنی گالا ہے۔ یہ آگ سوال پیدا ہوتا ہے، لگائی گئی یا خود لگی؟ شک تو کیا جا سکتا ہے، اس ملک میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اپنا کام سیدھا کرنے کے لیے عمران خان سے ملاقات نہ کروا کے دیکھیں، سب کو ایک چیز کے پیچھے لگا دیا۔ میں بھی اسی چیز کے اوپر بات کروں، لیکن اندرون خانہ اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں۔ کوئی جرنیل چاہ رہا ہے میں یہ بن جاؤں، کوئی چاہ رہا ہے میں یہ بن جاؤں، کوئی چاہتا ہے یہ نہ بنے، میرے لیے کچھ ہو جائے، فلاں کے لیے کچھ ہو جائے۔ یہ آگ کا لگ جانا، یہ ہو گیا، استعفیٰ مانگ لینا، شہباز شریف صاحب کا لنڈن آ کے لیٹ جانا، نواز شریف صاحب نے اس دن میڈیا ٹاک کیا، اس کے بعد کوئی پتہ نہیں کدھر گئے ہیں، مری تو جا نہیں سکتے، سردی بہت ہے، پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ جو آگ لگی ہے، اللہ خیر ہی کرے، تو پتہ نہیں کیا ارادے ہیں ان لوگوں کے۔ ایمان مزاری اور ہادی علی کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، پولیس نے کہتے ہیں کہ تمام وکلا کو عدالت سے باہر نکال دیا، اور اب ٹرائل چلا رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ سے لے کر مجسٹریٹ تک تمام عدالتیں پرچی اور کالز پر کام کریں گے تو اس کے بعد کوئی فیصلہ نہیں ہے، ہم جیل جانے کو تیار ہیں، ریاست ہمیں جیل بھیج کر بھی مکرو ہی رہے گی۔ ہادی علی چٹھا جو ہے ایمان مزاری کے ہسبینڈ، انہوں نے یہ بات بتائی۔ صاحب وہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، اور ترقی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے یہ جو ایک واقعہ ہے نا، یہ بڑا ضروری ہے، اس کو آپ نے سننا ہے، میں 2 منٹ کے اندر اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ یہ بدماش ریاست میں افسوسناک واقعہ کیا پیش آیا۔ کچھ دیر پہلے اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج میٹرو اسٹیشن کے نزدیک بلو ایریا سے گزر رہا تھا، ایک پولیس والا ایک خاتون پر اونچی آواز میں چلا رہا تھا، روٹ لگا ہوا ہے، یہاں سے ہٹ جاؤ، بوڑھی خاتون کو کہہ رہا ہے۔ ادیڑ عمر خاتون نے کہا، بیٹا مجھے میٹرو اسٹیشن کے اندر جانا ہے، یہ سامنے ہی تو ہے، جانے دو، میں نے کون سا سڑک پار کرنی ہے۔ پولیس والا مزید سخت لہجہ اور رونت کے ساتھ بولا، سمجھ نہیں آ رہی، پیچھے ہٹ جا، اس طرف روٹ لگا ہوا ہے، بالکل اس طرف نہیں جانا۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ سینٹوریس نادرا دفتر تک گئی ہوگی، اور یہ کہتے ہوئے وہ خاتون کی طرف اس طرح لپکا جیسے یہی پورا ہندوستان فتح کرنے کا موقع ہے۔
बेचारी खातून दबक कर एक जानब होकर खड़ी हो गई और पुलिस वाले ने पेश कदमी रोक दी। राकम चंद कदम के फासले पर खड़ा सारा माजरा देख रहा है। तकरीबन 5-7 मिनट बाद काली लैंड क्रूजर का काफिला पुलिस के मखसूस सायरन के शोर में सुर्ख नीली रोशनियों के जुर्मट में शां शां करता हुआ गुजर गया और जरा नजदीक हुआ तो देखा माँ जी उसी कोने में खड़ी अपने आंसू पूछ रही थी। मैंने उन्हें दिलासा दिया, जेर लब माजरत ख्वाना अंदाज में हाल अहवाल पूछा। हाथ में मूंगफलियों की पैकेट था जिसे इन्हें पेश किया, लेकिन उन्होंने शुक्रिया और दुआओं के साथ मना कर दिया। अपनी खस्ता हाल चादर के पल्लू के साथ चेहरा ढक लिया ताकि उनके चेहरे के तो असरात न पड़ सकूं और अपनी मंजिल की जानिब चल दी। बूढ़ी खातून पुलिस वाले को बहुत ढूंढा कि उससे खातून को उस बदतमीजी के साथ हरासा करने पर मिलने वाले इनाम व इकराम या ज़हनी तस्कीन और तशफ़ी से मुतल्लक उसका मौक़िफ़ ले सकूं, लेकिन जिस स्पीड से गाड़ियों का काफ़िला गुजरा था उससे दुगनी स्पीड से पुलिस वाला भी वहाँ से गायब हो चुका था। छोटे छोटे फ़रूनों से दरख्वास्त है कि प्यार मोहब्बत के साथ भी ड्यूटी सर अंजाम दी जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि दिल तोड़ कर ही हक़ के मुलाजमत अदा हो। ख्याल किया करें, माएँ किसी मजबूरी के तहत ही घर से निकला करती हैं। इस्लामाबाद और बिलखुसूस ब्लू एरिया की मौजूदा सूरत हाल और सख्त सर्द मौसम के तनाज़र में कोई भी शौकिया घर से नहीं निकलता और फिर वतन अजीज़ के गरीब तो ब्लू एरिया से वैसे ही दूर होते हैं और वहाँ कम जाते हैं। तो मजाज को ठंडा और लहजे को नरम रखें ताकि दुखी इंसानियत आपके गैज़ और गज़ब के बावजूद भी आपकी तारीफ़ के लिए मुनासिब कलमात अदा कर सके। उम्मीद है पैगाम मुतलका हलकों तक पहुँचेगा और वो रास्त अक़दामात लेंगे। हमारी माँओं बहनों बेटियों को तमाम दिन माशरे में जिन अज़ीज़ों का सामना रहता है, ये उनमें से कम तरीन हकीकी सूरत हाल का हकीकी आंखों देखा मंजरनामा था। गो के ताकतवर के सामने मर्द और जन की कोई तखसीस नहीं, लेकिन माँ जी के आंसू की हिद्दत कलम की स्याही बना दी ताकि सनद रहे कि ज़ालिम के अमल की हमायत नहीं की गई। आज कलम मसूद चौधरी साहब कमाल तहरीर लिखी, बहुत दुखी वाक़या, और आपकी तहरीर को हमने सर आँखों के ऊपर रखते हुए लोगों के सामने रखा। आपका जज्बा इसी तरह से कायम और दायम रहे। मैं महसूस कर सकता हूँ उस बूढ़ी माँ के साथ क्या हुआ होगा। आपकी माँ के साथ कोई ऐसा करेगा, हाँ, अगर आपका ज़मीर ज़िंदा है, महसूस करने की हिस्स काम करती है, आप बेगैरत नहीं गैरतमंद हैं, तो फिर आपके ऊपर ये तहरीर भी असर करेगी। ये सलाम है चौधरी साहब को। अपना ख्याल रखिएगा साहिबो। तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।